ओके, सो इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके थे और यहाँ देख सकते हैं आप। और इसके अंदर हम देखें तो ये स्प्रिंग कलेक्शन, समर कलेक्शन एंड द विंटर कलेक्शन की जो हमारी कैटेगरीज की हेडिंग है ये हमने नहीं डाली थी, क्योंकि हमने ये रखा था कि हम ये डालेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो इस क्लास के अंदर हम इसको डालते हैं। सो यहाँ पर और हमने दूसरी चीज़ ये करी थी कि इसके अंदर सेम इमेज लगी हुई है और हम इमेज भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इमेज चेंज कर लेते हैं, इमेजेस निकाल लेते हैं। लॉक लेयर होती है ना, इन पर क्लिक नहीं होता। तो आप अनलॉक कर लेंगे ना जैसे इनको, तो फिर आपको ना आसानी से क्लिक होने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी इमेज कौन सी है। सो सिंपल मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+Shift+C, Ctrl+N से मैं न्यू फाइल ले लूँगा, वहाँ पर वो न्यू फाइल खुल जाएगी सेम एग्जैक्ट साइज़ के अंदर। और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड अगेन मैं सेव कर देता हूँ। हमने cat1, cat2 और cat3 के नाम से इसको सेव करना था। cat1 हमने ऑलरेडी सेव कर चुके थे क्योंकि हमने cat1 को यूज़ भी कर लिया है। तो दिस टाइम जो है हम इसको सेव करेंगे और इसका नाम होगा cat3, क्योंकि ये मैंने थर्ड वाले कॉलम से निकाली है। तो हमारी कोशिश ये होती है जब डिज़ाइन हमें मिलता है तो डिज़ाइन को एग्जैक्ट बनाया जाए, बट यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हम डिज़ाइन में थोड़ी सी अपने हिसाब से चेंजेस कर देते हैं, लाइक फॉन्ट्स वगैरह जो है हमने सेम नहीं लगाए, क्योंकि सम टाइम बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है अक्सर कि डिज़ाइनर जो है ना कस्टम फॉन्ट लगा लेता है, गूगल फॉन्ट नहीं लगाता। गूगल फॉन्ट जितना आसानी से लग गया था, एक लिंक बनाया था और उसको लगा लिया था, कस्टम फॉन्ट उतनी आसानी से नहीं लगता, उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो वो हम देखेंगे आगे चल के, या वर्डप्रेस पे जाएंगे कैसे लगाते हैं या बूटस्ट्रैप के टाइम पे, लेकिन अभी हम इसको नहीं कर रहे। तो अभी हम सिर्फ गूगल फॉन्ट पे चल रहे हैं। ये मैंने cat2 कर दिया और यहाँ पर उसके बाद मैं तो cat3 कर देता हूँ। सॉरी, ओके माय बैड। ये अच्छा है क्योंकि मैं इमेज कर रहा था, कॉल नहीं होती। अच्छा नोटिस किया आपने। और मैं इसको अब रीलोड कर देता हूँ। सो आप देखें ऑल ऑफ द इमेजेस चेंज। सो ये बॉर्डर जो है हमने CSS से लगाया था, इसी वजह से CSS से लगाया था ताकि हम कल को कोई इमेज चेंज भी करें सो हमें बॉर्डर लगाना है, ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ जाए। सही है। उसके बाद हम पोजीशन एब्सोल्यूट को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे H5 और H5 जो है हम ये इसलिए रखेंगे कि इसमें जो है हमारा जो टाइटल आ रहा था वो आ जाएगा, स्प्रिंग कलेक्शन, समर कलेक्शन, समथिंग लाइक दिस। और जब लाजमी सी बात है इसके ऊपर लिंक भी आएगा, क्योंकि जब किस कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको वी हैव टू टेक हिम समवेयर। सो इसलिए हमने एंकर भी लगा दिया। और हम फिर इसको स्प्रिंग कलेक्शन, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ and you can call it summer collection. Last but not least, winter collection. Okay, so you can see all the headings are set. So headings हमारी यहाँ पर आ गई हैं। So देखिए टॉप से ना हेडिंग कहना स्पेसिंग आ रही है, क्योंकि ना somehow ना ये इसकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग के अंदर ना स्पेसिंग क्रिएट कर रहा होगा। देखिए टॉप बॉटम मार्जिन आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मार्जिन हटाएंगे, किसका, H5 का मार्जिन कर देंगे 0, ताकि H5 है या तो ये हो गया। अगर हम एक ही लगाते ना क्लास तो तीनों पे एक साथ होता। सही है, सेम क्लास लगाते हम तीनों में, जैसे कि इसमें हमने लगाई catcall3 इनर। अगर हम लगाते हैं catcall इनर तो तीनों में सेम क्लास लगा सकते थे, और सेम क्लास लगाने की वजह से तो एक जगह CSS करता, तीनों का ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता। जैसे कि मसलन मैं अगर अभी चेंज कर दूँ, जैसे कि हमने कॉल इनर रखा है, मैं सब में 1 कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। फ़र्क किसी में भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो इसलिए ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी चीज़ें सेम हो, सो आप उसको एक ही क्लास से काम करा लें। जैसे कि मैं मार्जिन 0 करूँगा, तीनों पे अप्लाई हुआ है वो, क्योंकि तीनों की क्लासेस हैं। इसी वजह से हम क्लास को यूज़ करते हैं, ना कि ID को। मार्जिन हमने कर दिया
अब हम कर देते पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से कर देंगे इसको 0, लेकिन ये यहाँ चला गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी अपनी क्लास है उसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव, ताकि इस बॉक्स के साथ रिलेट करे ये। और ये हमने देखे कहाँ लगा हुआ है, लाइन 184 पे कोड लगा हुआ है। कंट्रोल जी से कर सकते हैं आप, फाइंड 184 पे जाके, सॉरी इस फाइल में जाना था। और मैं कोड यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद मेरा जो H5 का ये कोड मैंने लिखा है ये रहा, लेकिन मेरा कोड अभी ख़त्म नहीं हो गया। तो अब मैं देखूँगा कि मेरा कोड लगा हुआ किस तरीके से। ये लगा हुआ है, सही है। सबसे पहले तो ये लगा हुआ है H5, बॉटम से भी है, लेफ़्ट से 0 है और राइट से भी 0 है। अब देखो मार्जिन में 0 ऑटो कर देता हूँ, डिस्प्ले टेबल कर दूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। इनलाइन ब्लॉक भी कर सकता हूँ, इनलाइन ब्लॉक ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन अक्सर ये होता है, मैंने जो नोट किया है इनलाइन ब्लॉक चलता नहीं है। और ज़्यादातर कहाँ नहीं चलता, गूगल क्रोम के ऊपर नहीं चलता, फायरफॉक्स पर तो चल भी जाता है। तो इसलिए मैंने इसको नोट किया कि अगर हम टेबल लगाते हैं ना तो ये ज़्यादातर ब्राउज़र के ऊपर सपोर्टिव रहता है, क्योंकि आज के दौर में आपको ऐसी वेबसाइट नहीं बनानी होती कि जो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम पे चले। आपको यूज़र फ्रेंडली तो बनानी होती है कि हर चीज़ यूज़र को मिले। आपको ब्राउज़र कंपैटिबल भी बनानी होती है, कोई भी जो यूज़र है मेरा वो कोई भी ब्राउज़र यूज़ करे, आपकी वेबसाइट उसके ऊपर परफेक्ट चलनी चाहिए। बॉटम से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, सही है, ऊपर कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, या एक काम करें बैकग्राउंड हम इसके एंकर को दे देंगे, सही है, जो भी। अब इसको विद आप कर लें ऑटो, या अगर आप विद देना चाहें तो दे लें, सही है। ये देख रहे हैं, लगाएंगे ना बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब बैकग्राउंड हम ये लगाएंगे ना तो देखिए पूरा ब्लैक हो गया, सही है। विद ऑटो को मैं करता हूँ 90% ताकि 70% सही है। एंड टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ सेंटर। अगर आप एक चीज़ नोट करें, जैसे मैंने बैकग्राउंड लगाया ना तो वो पूरा ब्लैक आ गया, लेकिन हमारे डिज़ाइन के अंदर ना ये ब्लैक नहीं है, इस पार्ट ब्लैक, यानी कि पीछे का जो एरिया है ना इमेज का वो हमें नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कुछ। सो वो हमें ट्रांसपेरेंसी देने के लिए ना, अब ये जो कलर होता है ना हैश कोड के साथ, इसे हम कहते हैं हेक्सा कलर, सही। तो हम हैश कलर अब यूज़ नहीं करने वाले, इस टाइम हम यूज़ करेंगे RGBA कलर। हेक्सा और RGBA में क्या फ़र्क है, RGBA में आप कलर्स के अंदर बता सकते हैं कि इस कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब मैं लगाऊंगा RGB और RGBA आप दोनों लगा सकते हैं, कोई सा भी। अब जैसे कि 0 0 0 ये मेरा होता है ब्लैक, ठीक है। लेकिन जो लास्ट इसके अंदर देखे ना 3 के बाद, ये 3 तो होगा मेरे कलर कोड के, लेकिन चौथा कॉमा के बाद जो मैं लगाऊंगा ना, थर्ड कॉमा के बाद, वो मेरी होगी ट्रांसपेरेंसी, यानी इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। जैसे कि मैंने किया 0.5 तो उसने कलर के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी, और आप पीछे का शूज़ देख सकते हैं कलर के थ्रू, यानी कि कलर के अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई, अब आउटसाइड भी दिख सकता है। सो अब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जितना करना चाहे। 1 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, 1 से कम ही रखेंगे आप। पैडिंग वो हम अच्छा, आप देखिए मैंने क्यों आपको ये बात कही थी कि एंकर को हम देंगे ना कि इसको दें। ये विद जो दी है हमने उसका रीज़न था, देखें। अब जब वो क्लिक करना है ना, यहाँ क्लिक नहीं हो रहा, सही है। क्लिक कहाँ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर वर्डिंग लिखी हुई है, क्योंकि एंकर वहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जाके मुझे एंकर को विद 100% करनी पड़ेगी, इस वजह से। अदरवाइज़ वरना मैं इसी को करता तो मैं एक ही सिर्फ एंकर को विद 70% करता, 2 जगह पे तो साइन नहीं करनी पड़ती। सो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि मैं यहाँ की पूरा टाइम बिंग इमेज विद हटा देता हूँ। अब मैं जो इसका एंकर है उसको विद दे के देखते हैं 70%। डिस्प्ले इसका टेबल कर देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, सही है। और इसकी पैडिंग अगर आप देना चाहें टॉप बॉटम हो गई और लेफ़्ट राइट हो गई,
हेडिंग के ऊपर ही आई है ना चीज़, ये दी हेडिंग के ऊपर, ये दी, ये इस पर आ गई। ये हेडिंग के सीएसएस अलग है, इसकी सीएसएस अलग है, सही है। तो अब मैं देखो इसको दूंगा ना, सही है, पूरा फैल गया। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड डाल लेता हूँ ताकि मुझे पता ही ना चले पूरा फैला हुआ है। तो बैकग्राउंड में किसको दे दूँगा, इसको दे दूँगा, सही है। और मैं यहाँ से इसको कर दूँगा 70%। और क्या कर दूँगा, पैडिंग टॉप बॉटम हो जाए 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट हो जाए 0। कलर में इसका कर दूँगा भाई, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल और लेस 12 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, सही है। और मेरे ख्याल से टॉप बॉटम की स्पेसिंग जो है ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो कम कर देते हैं, मेक इट 5, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर एक चीज़ बन गई है, इसको आप कॉपी कर लें। अच्छा, अब इसकी H5 को मैंने अलग दी है, अगर मैं ये भी कॉपी नहीं करूँगा तो वो शो नहीं होगा। कॉपी रूल, होगी, आप देखिए पूरा कोने कोने तक चलेगा। अब एंकर का जो लिंक है ना, वो इवन कि आप कोने पे भी क्यों ना हो उस एलिमेंट के, वहाँ भी अब लिंक पे क्लिक हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले जो सिर्फ टेक्स्ट था उस पर क्लिक हो रहा था, इस वजह से हमने इसको इस हिसाब से बनाया। हो गया हमारा ये सेक्शन कवर। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फीचर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हम बना लेते हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए। प्रोडक्ट 1 से मैंने इसको सेव कर लिया एंड कंट्रोल जी। इस सेक्शन में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम न्यू सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन कर लेते हैं इसको। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डिव क्लास प्रोडक्ट इनर कह देते हैं इसको। प्रोडक्ट इनर हो गया हमारा ये, सही है। अब हम एक और टिप बनाएंगे, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट रो, क्योंकि आप पता है क्यों हम प्रोडक्ट रो लगाएंगे। रो लगाने की वजह है कि एक रो ये है सेक्शन में और दूसरी रो ये, तो इसलिए हम 2 रो बनाएंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन की रो। जो आप ये क्लास जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप उसको नाम देना चाहें, मैं आपको नाम प्रोडक्ट के सेक्शन के हिसाब से करता हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई हुई हुई है और इजी रहे, लाइक मेमोरेबल ईजी। अगर मैं इस प्रोडक्ट सेक्शन का नाम दे दूँ ब्लॉक सेक्शन, जब मैं कोड देखूँगा बोलूँगा काम तो मुझे प्रोडक्ट सेक्शन पे करना है, यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक के हवाले से, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ रहूँगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं, हम नेमिंग सेक्शन के हिसाब से करते हैं, फिर उस हिसाब से रहे सेम रख लेंगे, क्योंकि अगर हमने सेम CSS यूज़ करनी है सेम रख लेंगे। अगर अलग CSS यूज़ करनी है, एक का हमने कलर बैकग्राउंड ब्लैक करना है, दूसरी का हमने रेड करना है, तो हम गो अहेड एंड वी कैन डू दिस। तो फिर हम उसको 2 अलग अलग रख लेंगे। यहाँ मैंने क्या कर लिया, ले लिया इसको आप फीचर प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, H3 लगा देता हूँ, जो लगा हुआ था ऑलरेडी 3। और यहाँ मैं लिखता हूँ featured products, और उसके बाद we have a line, then we have some paragraph। मैंने पैराग्राफ कॉपी कर लिया and then I'm gonna paste it down here। ये मेरा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम देखें इसको रीलोड करके देखें तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन स्टार्ट होना HTML इसकी शुरू हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले इस सेक्शन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं।
दोनों में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी दी होनी चाहिए, सही है। इसकी पैडिंग बॉटम से दी हुई है, सही है, तो इतनी ही काफ़ी है। इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम जैसे ऊपर दी हुई है हमने 50-50, इसकी भी दे देते हैं टॉप से 50 बॉटम से 50, सही है। ये हमारा सेक्शन की पैडिंग आ गई, थोड़ी सी कॉपी कर लो आप और पेस्ट करते जाओ। अब आपका इनर आ गया। इनर आपने बनाना है इस वाले के साइज़ का, जो आपका इनर ये बना हुआ था, ठीक है, ये बना था। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप अपना कोड लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अगर बार बार कोड करता रहूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सही है। ये हमारा सेक्शन बन गया, सही है, क्लियर है ये। उसके बाद हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लूँगा रूल, और उसके बाद हमारे ये रॉ आ जाएगी। इस रॉ को हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे इसका सेंटर। इस रॉ के अंदर भी एक अपनी डिप ले लें। उसकी वजह पता है क्या, रॉ के अंदर डिप लेने की, क्योंकि नीचे वाली रॉ के अंदर 4 कॉलम आएंगे, तो इसलिए हम ऊपर वाली में ले लेते हैं। इसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट सेक्शन हेडिंग। तो इससे हमें याद रहेगा कि ये जो डिप बनाई गई है ये किस पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका पर्पस है यानी कि प्रोडक्ट सेक्शन की हेडिंग है, तो हमारे को इसकी नेमिंग की वजह से इसका याद रहेगा। अब जैसे कि अभी जो ये रॉ है ना, अब मैं इन दोनों रॉ को बराबर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मार्जिन जो है 0 है, -15 पिक्सल है, माइनस में होना चाहिए, नहीं में नहीं देना, तो फुल स्टेप में होगा। खैर ये आपका हो गया। अब मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले टेबल विद 100%, सही है। तो अब जितनी भी रॉ आएंगी वो डिस्प्ले टेबल रहेंगी। अब मेरे इट्स अप टू मी कि मैं 1 रॉ लगाऊँ, 3 रॉ लगाऊँ या 10 रॉ लगाऊँ। अब बस मैं रॉ की सेम क्लास लगाता रहूँगा। ये मैं आपको रॉ क्लास की रिपीटिशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जब हम डिज़ाइन बनाएंगे कोई भी, इस डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद वो हम बनाएंगे बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। और बूटस्ट्रैप के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास रिपीट होती हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एक ही क्लास को आप बार बार यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप का क्या हुआ, बूटस्ट्रैप में क्लासेस बना के रखी हुई हैं, आपको क्लास बनानी ही नहीं पड़ती। आपको क्लास को सिर्फ HTML में डालना पड़ता है और आपकी क्लास CSS खुद ब खुद हो जाती है। तो आपको क्या है, जैसे कि मिसाल दूँ, एक कॉलम बनाते हो आप, कॉलम 1 विथ 50%, किस लिए बनाया आपने कि जो कॉलम है उसकी विथ जो है 50% हो जाए। तो वहाँ पर उन्होंने क्लास बनाई हुई CallLG6। आप CallLG6 बनाओगे, HTML में लिखोगे, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कॉलम खुद ब खुद कितना हो जाएगा, 50% का हो जाएगा। समझ में आई? तो इसलिए आपको रिपीटेशन बता रहा हूँ। अब वो CallLG6 आपको जहाँ जहाँ 50% चाहिए आप वहाँ यूज़ करें उसको। अब आप ये देखें तो हेडिंग का सेक्शन जो हमारे पास मौजूद है, इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ कि इसकी मैक्स विड्थ कितनी है। इस सीम्स लाइक 550। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ना कहीं भी पैराग्राफ ना VR से ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो आप मार्जिन 0 ऑटो कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही है। करना पड़ा आपको VR से ब्रेक, नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया क्योंकि मैंने उसकी विड्थ ही कम कर दी मैक्स विड्थ देकर। बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट होता है उसकी विड्थ जो होती है वो ऑटो होती है। दिस टाइम H3 है, देखिए टॉप बॉटम मार्जिन लगा हुआ है इसके ऊपर, सही है। आप उसको देखिए लगा हुआ है, येलो नज़र आ रहा है आपको, ये मार्जिन कहलाता है। इसको आप क्या कर देंगे, मार्जिन 0 हो गया। अब वो येलो चला गया। पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा बॉटम से। अब ये पैडिंग देने की वजह ही बता देता हूँ क्यों दे रहा हूँ पैडिंग देखो यहाँ पे ना, अब ये बॉर्डर लगा हुआ है। पहले मैं आपको पैडिंग से बॉर्डर लगा के दिखाऊंगा, फिर मैं एग्जैक्ट बॉर्डर बना के दिखाऊंगा आपको। टेक्स्ट जो है मेरा ट्रांसफॉर्म अपर केस है, सही है। फॉन्ट साइज़ जो है मेरा 30 पिक्सल है। फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 3300, नहीं है 400 होगा। तो सेम ये इसका फिर ये की फॉन्ट वेट होगा सेम। लेटर स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, सही है। और कलर जो है मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। मैंने कलर हल्का लाइटर खुद पिक किया है ताकि थोड़ा सा फर्क आ जाए और डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगे, वरना कलर जो इसके अंदर लगा हुआ है वो ब्लैक ही लगा हुआ है। यही ले लें,
सही है। अब हम कलर कोड यहाँ से लेकर यहाँ डाल दिया, ठीक है। लेकिन हैश नहीं लगाऊंगा तो कलर उठाएगा भी नहीं वो। कॉपी कर लेता हूँ मैं ये। अच्छा, बॉर्डर लगाना था, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड। क्या हुआ, ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है डिज़ाइन में, नहीं होती बॉर्डर की विड्थ कम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ ना बॉर्डर नहीं लगाएंगे, हम इसको उठा के सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ना काम आता है CSS3, जहाँ जब हमारे पास पहले डिज़ाइन नहीं होता था, CSS3 की वजह से हमारे को ये काम आएगा। ये मैंने दोबारा लगाया, सही है। CSS3 के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड पढ़ा था ना। अब हम पढ़ेंगे सीडो एलिमेंट, जिसको कहते हैं सीडो एलिमेंट। तो सीडो एलिमेंट को मैं सर्च करूँ, सीडो एलिमेंट कहलाते हैं। सीडो एलिमेंट क्या है, CSS सीडो एलिमेंट। मैं अगर आपको इसको पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ, A CSS pseudo element is used to style specified part of an element. For example, it can be used to style the first letter or inline or insert. यानी कि ये वो जगह हैं जहाँ पर आप को HTML एक्सेस करने की परमिशन नहीं है और आपको फिर भी CSS करनी है। अब मैं 2 काम कर सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे पहला काम मैं ये कर सकता हूँ, इन दोनों के दरमियान ना एक छोटी सी डिव रखूँ, डिव रख के उसको बैकग्राउंड कलर देकर उसको एज ए बॉर्डर बना दूँ। वो बॉर्डर की तरह परफॉर्म करेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली करेगी। लेकिन यहाँ मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पास HTML लिख रहा हूँ। लेकिन सब ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर आप HTML नहीं लिख सकते, तो फिर वहाँ पर आपको काम आता है सीडो एलिमेंट। सीडो एलिमेंट के ऊपर 2 ही तरीके से लगता है, या तो बिफोर एलिमेंट से पहले या फिर एलिमेंट के बाद में। तो इसको हम कहेंगे बिफोर या फिर आफ्टर। तो आप जैसे ही आपका जो एलिमेंट है ना H3, जैसे कि आपने H3 कॉल करा रहे थे यहाँ पर CSS करने के लिए, आप उसी एलिमेंट को आप कॉपी करेंगे, उसके आगे लिखेंगे H3 का आफ्टर। H3 के बाद एक एलिमेंट क्रिएट करो। अब ये एलिमेंट क्रिएट कर अब हम क्या कर रहे हैं, हम CSS से एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। CSS से एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, HTML से नहीं कर रहे हैं। अब हम पहले हम सारे एलिमेंट कहाँ से क्रिएट करते थे, HTML से। अब हम CSS से ज़रूरत पड़ रही है हमारी। तो आप देखें, जैसे मैं कंटेंट ये लगाना लाजमी होता है। कंटेंट मैं कंटेंट के साथ लिखूँगा टेस्ट अगेन। क्या आ रहा है, लिखा आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको स्पेस दे के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है लाइन। मोस्ट ऑफ द आइकन्स जो हैं आपके यहाँ लगेंगे। अगर एक चीज़ आप और नोट करें, यहाँ पर आफ्टर ऐड हो गया होगा, ये पहले नहीं था। ये देखो यहाँ पे कुछ है, इसी में कंटेंट डालता हूँ, आफ्टर आ गया, यानी कि एक एलिमेंट क्रिएट हो गया। एलिमेंट क्रिएट होने की वजह से अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी विड्थ बता सकता हूँ कि 150 पिक्सल हो गई, उसकी विड्थ, हाइट हो गई 5 पिक्सल, बैकग्राउंड हो गया रेड, डिस्प्ले हो गया टेबल। कुछ नज़र आया। अब मैं इसको कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से मैं करता हूँ 0, और इस वाले को फिर अगेन वही चीज़ करने की क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव, ताकि वो यहाँ आ जाए। ये आफ्टर के ऊपर ये रेड था मेरा, सेम कलर ले लेते हैं, कलर आ गया। विड्थ जो थी वो मेरी 3 पिक्सल थी, और मैं इसको कर देता हूँ क्या, मार्जिन 0, ऑटो लेफ्ट 0। अच्छा लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, तो लेफ्ट 0 राइट 0 करने का मतलब ये था, दोनों साइड से जब इक्वल खींचेगा तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट और राइट को 0 0 नहीं करोगे तो लेफ्ट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, तो वो क्या होगा, लेफ्ट से चिप करेगा, सेंटर में नहीं आएगा। ये आ गया आपका जो था बॉर्डर। इसी तरीके से था, विड्थ कम करनी थी, शायद विड्थ कम होगी, ये और सेम लाइक दिस। इसे कहते हैं सीडो एलिमेंट। बहुत सारे आइकन्स जो हैं आप इसके थ्रू ही लगाते हैं। जैसे कि अभी फॉन्ट ऑसम आएगा, वो हमने इसके थ्रू लगाना है। कहीं HTML पे ज़रूरत पड़ जाती है, मेरे पास वर्डप्रेस के अंदर ही बहुत काम आता है। वर्डप्रेस में अक्सर क्या ज़रूरत पड़ जाती है, वर्डप्रेस अब प्लगइन्स की HTML जनरेट कर रहे होते हैं, 3 HTML जनरेट कर रही होती है, तो आप क्या सोच करते हो कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ढूंढूँ कि कहाँ से एक चीज़ जनरेट हो रही है। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि मैं छोटा सा एलिमेंट लिखना है, छोटा सा एलिमेंट बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैं कहाँ बना दूँ, मैं इसमें बना दूँ आफ्टर और बिफोर से। तो वो अब जैसे कि इसके आगे मुझे आइकन लगाना है,
लेकिन आइकन में H3 में नहीं लगा सकता एरो, तो वो एरो अगर लगाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो मैं आफ्टर से लगा देता हूँ, बराबर में भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ बना के इसको यहाँ रैप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। कि पैराग्राफ को हम टेक्स्ट लाइन सेंटर है, फॉन्ट साइज लेता हूँ 14 पिक्सल, सही है। लाइन हाइट में कर देता हूँ 18 पिक्सल, 20 पिक्सल, एंड इट्स क्लोज गुड नाउ। तो मैंने इसको यहाँ तक कर लिया। सो फार अब जो हमारा जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लग रहा है। वी हैव डन दिस एंड रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन जो है वो हम इसको नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से 2 से 3 वीडियो हमारी लगेंगी, 1, 2 और 3, टोटल आपकी 3 वीडियोज़ इसके अंदर लगेंगी और हमारा ये कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगा। दैन उसके बाद फिर हम एक और डिज़ाइन बुक बनाएंगे, तो में भी हम यही डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर लेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। यही डिज़ाइन हम दोबारा बनाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, या अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम उसको नया डिज़ाइन बना लेंगे ताकि दूसरे डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, सही है। बट कोशिश हमारी ये होगी कि हम नेक्स्ट जो चीज़ करें वो हम बूटस्ट्रैप से करें और हम देखें कि बूटस्ट्रैप से हमें क्या फ़ायदे हैं, सही है। अभी तो फ़िलहाल इसको इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।